नमस्कार, क्यूज कंपटीशन क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम जो RAS प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछली कक्षा के अंदर 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन हम 51 के बाद में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक बार सभी का बिल्कुल सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन हमने कल 50 तक सॉल्व कर लिए थे। आज है हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से, और 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, ये हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यानी एक तरफ क्या दिए गए ग्रंथ और उससे संबंधित ग्रंथों के बारे में, ठीक है ना, उपवेदों के बारे में। तो बताइए कौन सा है। ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद का जो हमें देखने को मिलता है तो वो कौन सा है। ऋग्वेद का हमें देखने को मिलता है ऐतरेय। इसके बाद में बात करूं मैं सामवेद का है पंचबीस, और इसके बाद बात करूं अथर्ववेद का है गोपद, और फिर बचा यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पहले में बात करें 3, दूसरे में बात करें हम 4, तीसरे में बात करें हम 1 और फिर 2। 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 बिल्कुल 3 ऑप्शन हैज़ करेक्टेड। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा। और इनमें से थोड़ी सी और बात कर लूँ मैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है ना, और इसके 10 मंडलों के अंदर विभक्त देखने को मिलता है। और मैं बात करूं थोड़ी सी सामवेद की, तो सामवेद को जो आपके संगीत से संबंधित माना जाता है। अथर्ववेद की बात करूं जादू टोनों का माना जाता है, इसको यज्ञों या हवनों का माना जाता है। और फिर रही बात हमारी यजुर्वेद, जो कि आपकी चिकित्सा पद्धति से संबंधित है या औषधियों से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी एक जोड़ी युग में उपयुक्त जोड़ी है। पार्श्वनाथ जनंत्रिका, स्कंदगुप्त मौर्य, बिंदुसार शाक्य और चेटक लिच्छवी। बिल्कुल, तो कौन सा सही है। तो ये पार्श्वनाथ जनतंत्रिका से नहीं थे, स्कंदगुप्त मौर्य साम्राज्य से नहीं थे, बिंदुसार शाक्य नहीं थे, लेकिन चेतक लिच्छवी ये युग्म सत्य है। चलिए 53 की तरफ चलते हैं, और 53 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। महान संस्कृत कवि एवं नाटक राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में से संबंधित हैं, वो हमें बताना है। राजा भोज के से, महीपाल के से, इंद्र तृतीय के से, इनमें से बताओ फटाफट किस किस से थे। जो एक तो याद रखना कि राजशेखर क्या थे, ये संस्कृत कवि एवं नाटककार थे, और ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे या उनके दरबार से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, और क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से पारंपरिक अवसरों पर पशु बल देने पर, यानी निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु की बलि पर रोक लगाई है। ऐसा लगता है कि यह पशु पाबंदी के बद पर थी। तो बताना है इनमें से कौन सा था जिस पर रोक लगाई थी। तो आपके लिए एक और फ्री किट दी गई थी RPSC के द्वारा, जबकि ये 13वें के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 55 और 55 कह रहा है कि सूची 1 को 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन किससे संबंधित था उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज था। मैंने एक दिन और क्वेश्चन आया था दीवाने अर्ज से कि ये सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है, आगे बात करूं दीवाने रसातल, तो दीवाने रसातल जो धार्मिक मुद्दे से संबंधित होते थे उनको कहा जाता था। फिर मैं बात करूं दीवाने इंसा के, तो दीवाने इनसे वित्तीय मामलों से संबंधित थे। दीवाने वजारत सरकारी व्यवहार पत्र से संबंधित थे। 4 1 3 और 2 किस किस में है, इसमें ही है ऑप्शन, सॉरी डी में 3 रहेगा ना,
देखिए दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से संबंधित था, बिल्कुल था। आगे बात करूं, दीवाने रिशातल धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, बिल्कुल था। सी की बात करूं, दीवाने इंसा, बिल्कुल माफ करिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने रिशातल धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। किससे था? धार्मिक मुद्दों से। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से। दीवाने इंसा था आपका सरकारी व्यवहार पत्र से, और वित्तीय मामलों से दीवाने वजारत। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल 4 इज करेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, और 56 क्या कह रहा है? वो मिलान से लेकर के है कि कुछ पुस्तकें दी गई हैं और इनके कौन से लेखक हैं। चलिए बताइए। कौन से पुस्तक किससे संबंधित है? आलमगीर नामा किससे संबंधित थी? तबकोत अकबरी किससे संबंधित थी? चहार चमन किससे संबंधित थी? इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक कौन थे? बताइए कौन थे? तो मैं और जूम कर देता हूँ, इससे आपको सही से पता चल सके। तो बिल्कुल आलमगीर नामा की बात करें तो आलमगीर नामा थी आपकी मुंशी मोहम्मद काजिम की। तबकेज़ अकबरी की या तबकोत अकबरी की बात करते हैं तो निज़ामुद्दीन अहमद की। ठीक है ना। आगे बात करूं मैं शहर चमन, तो ये थी चंद्रभान ब्राह्मण की, और मोहम्मद खां की थी इकबाल नामा जहांगीरी। यानी 1 में 2, 2 में 4, 3 में 3 और डी में 1। एक किस में? एक इसमें है, और इधर से 2, बिल्कुल 2, 4, 3, 1। ठीक, ये कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं। वापस से याद करने की कोशिश करें। आलमगीर नामा मुंशी मोहम्मद काजिम की थी। तबकोत अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद की थी। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण की थी। इकबाल नामा जहांगीरी ये मोहम्मद खां की थी। ठीक है, चलिए 57 की ओर। फरीद जो बाद को शेरशाह सूरी बना ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? पटना, लाहौर, सहसाराम या जौनपुर। तो मैं आपको बता दूं शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। क्या था? फरीद। 1539 में चौसा की युद्ध होता है, उसमें ये किसको, जो हुमायूं था उसको भगा देता है। ठीक है ना, और स्वयं शासक बन जाता है। और हुमायूं के बारे में एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि ये लड़खड़ाते हुए पैदा हुआ, लड़खड़ाते हुए पूरी ज़िंदगी निकारी और लड़खड़ाते हुए ही मर गया, क्योंकि वो शेर मंडल जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल उसने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी? तो जौनपुर से शिक्षा ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट है आपका 58, और 58 क्या कह रहा है? निम्न में से दिए गए कथन 1 व बी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न कूट के में सही उत्तर का चयन करें। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बी, मुगल सेना के अधीन उच्च अधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। बताइए इनमें से कौन सा सही है? देखिए सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बिल्कुल सभी मनसबदार होते थे, वो सेना के क्या नहीं होते थे? पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे। यानी मुगल सेना के अधीन क्या था? उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। बिल्कुल उनके मनसबदारों का वर्गीकरण होता था। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 59 की तरफ, और 59 है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। कि यानी इनमें से कौन सी घटनाक्रम का स्थान पहले से? ठीक है, तो बताइए। सबसे पहली घटना हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है बंगाल का सिपाही विद्रोह। कौन सा? बंगाल का सिपाही विद्रोह। उसके बाद में देखने को मिलती है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। किसका? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। उसके बाद देखने को मिलती है कच्छ का विद्रोह। कच्छ के विद्रोह के बाद में देखने को मिलती है आपको कौल का विद्रोह, और कौल के विद्रोह के बाद में देखने को मिलता है संथाल विद्रोह। पहले बंगाल विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर कच्छ का विद्रोह, फिर कौल का विद्रोह और फिर संथाल
विद्रोह, यानी कि आपका 1 3 2 3 2 5 6, ठीक, लास्ट में 6 इसमें है, इसमें है, आगे बात करें 5 इसमें है, 5 इसमें है, आगे बात करें 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, तो ऑप्शन ए इज करेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। ये सुमेलित करो, लेखकों के नामों को उनकी पुस्तकों को उनके साथ में सुमेलित करना है। इनमें से बताना है हमें कौन सी पुस्तकें सुमेलित हैं। चलिए बताइए कौन सी पुस्तकें सुमेलित हैं। इनको थोड़ा सा छोटा, जिससे आपको चारों ऑप्शंस दिख जाए। दिख रहे हैं ऑप्शन? चलिए तो बताइए कौन सी पुस्तकें सुमेलित हैं। बिल्कुल, आरसी दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, और जेके मैकलेन ने कौन सी लिखी थी, बीएन गांगुली ने और बिपिन चंद्रा ने। इनकी पुस्तकों को हमें बताना है। आरसी दत्त की बात करूं तो आरसी दत्त ने लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। किसकी थी? आरसी दत्त की। आगे बात करूं मैं जे.आर. मैकलेन की। किसकी? जे.आर. मैकलेन की पुस्तक थी इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। फिर मैं बात करूं बीएन गांगुली ने, और बीएन गांगुली ने लिखी थी इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव। और बिपिन चंद्रा की थी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। आरसी दत्त की कौन सी थी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। जे.आर. मैकलेन की थी इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। बीएन गांगुली की थी इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव। और बिपिन चंद्रा की थी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। इस हिसाब से बात करें, पहले में 2, दूसरे में 3, फिर 1, फिर 4। हमारा 2, बिल्कुल 2 एक ही में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61, और 61 कह रहा है भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? ड्यूरिंग इंडियाज द कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फ्लडरेशन वाज रिलेटेड टू रेलवेज, इरिगेशन, एजुकेशन या पोइट्री एलिवेशन। आपका रेल से, सिंचाई से, शिक्षा से या गरीबी हटाओ से। गरीबी हटाओ की मैं बात कर लेता हूँ। जो आपकी इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया था, कौन सा? गरीबी हटाओ। और जैसे ही इन्होंने ये नारा दिया था, इनकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में उभर करके आई थी। ठीक है, ये तो इसकी बात करूं, ये किससे संबंधित था? ये आपके एजुकेशन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 62। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सुमेलित करें सूची ए को बी के साथ में। फिर वही है, एक तरफ समाचार पत्र या पत्रिकाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ एडिटर्स दिए गए हैं। कौन से सुमेलित हैं बताइए? S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन और M. सिंगरे बेलू। इनकी पुस्तक कौन सी है? नवयुवक, इंकलाब, लेबर, किसान गजट, द सोशलिस्ट। बताइए फटाफट कौन सी पुस्तकें थी इनकी? बिल्कुल, कौन सी थी? तो S.N. डांगे ने कौन सी लिखी थी? नवयुवक, इंकलाब, लेबर, किसान गजट या सोशलिस्ट। बिल्कुल। तो हम बात करते हैं किसकी? S.S. डांगे की। और S.S. डांगे जो थे, ऐसे डांगे, उन्होंने लिखी थी द सोशलिस्ट। कौन सी लिखी थी? द सोशलिस्ट। आगे बात करूं मैं आपसे मुजफ्फर अहमद ने, और मुजफ्फर अहमद की जो पुस्तक थी वो थी आपकी कौन सी? नवयुवक। गुलाम हुसैन की बात करते हैं, इनकी थी इंकलाब, और सिंगरेलू की बात करते हैं तो लेबर, किसान गजट। यानी ए में 4 एक ही जगह क्रॉस चेकिंग। फिर भी बी में 1, बी में अहमद, मुजफ्फर अहमद की नवयुवक, सी में 2, सी में गुलाम हुसैन की इंकलाब, और M. सिंगरेलू की थी आपके कौन सी? लेबर, किसान गजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और ये वही कर सकते हैं जिनके मैप क्लियर हैं। ठीक है, तो आपको
निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमावली पर्वत श्रेणी कौन सी है, इसको आपको बताना है। सबसे पहली बात तो उसने पूछा क्या है, आपको नॉर्थन साइड की ओर लेकर के जानी है। किस साइड में लेकर जानी है, नॉर्थन साइड में। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये हमारे हिमालय का भाग है और इस हिमालय के अंदर हमें 4 पर्वत चोटियाँ या 4 श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है आपकी काराकोरम। कौन सी आती है, काराकोरम। काराकोरम के बाद में हम दूसरी बात करें तो दूसरी आती है आपकी लद्दाख श्रेणी। कौन सी आती है, लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के बाद में आपकी आती है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी के बाद में आपकी आती है पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी, पीर पंजाल श्रेणी। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आपको नॉर्थन साइड की ओर लेकर के जाना है, उत्तर की ओर जमाना है। तो सबसे पहले पीर पंजाल आएगी, दूसरे नंबर पर जास्कर आएगी, तीसरे पर लद्दाख आएगी और 4th नंबर पर काराकोरम श्रेणी आएगी। है क्या कुछ ऐसा, पीर पंजाल, जास्कर नहीं है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल 2 जगह। सेकंड की बात करें तो सेकंड जास्कर आएगी और जास्कर इसके अंदर है। इसके बाद में लद्दाख श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्टेड। तो ये हिमालय से पूछा गया था, क्वेश्चन था कि इनकी जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको हमें दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना था। यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे अगर किसी ने ठीक ना पढ़ा हो, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जमा देते तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। और क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, पालघाट के निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है, यानी पालघाट किसके मध्य स्थित है। मैं आपसे बात करूं दक्षिणी राजस्थान की, यहाँ देखने को मिलती हैं हमें कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। इसके बाद में यहाँ देखने को मिलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और इसके बाद में यहाँ आपको देखने को मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब हमको बताना है कि ये किन किन के मध्य स्थित है। तो हमें पता है ये नीलगिरी आपके किसके, एक नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है। कौन, पालघाट। अब आप कभी नहीं भूलोगे इस पालघाट को। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है आपका पालघाट, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 65 के अंतर्गत, बिल्कुल सभी के जवाब बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं। जैसे मैं वन्य जीव संरक्षण की बात करूं तो वन्य जीव संरक्षण आपका कब आया था, तो यह आया था आपका 1972 में। पर्यावरण संरक्षण की बात करूं 1986 में आया था। अच्छा इधर लगा दिया क्या, 1 मिनट लो। और आगे बात करूं वन संरक्षण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आता है। और आपका बचा एक जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यताएं कब दी गई थी, 2013 में। यानी पहले में हमें क्या करना है, 3, और पहले में 3 सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन ए इज करेक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 है और ये कह रहा है राष्ट्रीय पार्कों के संरक्षण एवं उनके वन्य जीवों की सूची को पढ़िए और किस राष्ट्रीय पार्क में हमें किया है, ठीक है। तो बिल्कुल कांचीरंगा की बात करूं मैं आपसे तो कांचीरंगा हमें कहाँ देखने को मिलता है, बांदीपुर की बात करूं इसमें बाघ अभ्यारण्य है बांदीपुर के अंदर। कांचीरंगा में हमें एक सींग वाले गैंडे देखने को मिलते हैं और हमें सुंदरबन में जय मंडल देखने को मिलता है और सिमलीपाल में हमें हाथी अभ्यारण्य देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से बात करें तो हमारा 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मानवीय भूल हैं, अगर कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 10-12 घंटे क्लास रेगुलर, तो इन सब चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है ऑनलाइन ऑफलाइन का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बताइए आप, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचालन जल पास लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है। तो मैं बता दूं आरपीएससी की तरफ से ये था बोनस। क्या था, बोनस। लेकिन आपसे कभी पूछ ले कि लैंडलॉक सिस्टम पर आधारित जो झील है या जो सिस्टम है वो कौन सी है, तो वो पनामा नहर हमें देखने को मिलती है। आगे बात करूं निम्नलिखित में से किस देश ने 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था, किस देश पर निकाला गया था। तो ये बात करूं मैं रोमानिया में। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन 69। क्वेश्चन 69 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है।
कारण कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बिल्कुल, जो भारत है उसके कुछ ही भागों में जो कपास उत्पादित की जाती है, बिल्कुल, लेकिन वस्त्र हैं पूरे भारत के अंदर बनाए जाते हैं। आगे, कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता, तो दोनों कथन सत्य है। कथन सही और कारण भी सही है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो दोनों ही सही है ना। बिल्कुल, क्या है, दोनों सही है। क्या सही है कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 17, और क्या कहता है ये हमसे। चलिए, कौन सी सूची अलोहे धातुओं को दर्शाती है, यानी ऐसे कौन से हैं इनमें से जो अलोहे हैं, वो आपको बताना है। निकेल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। निकेल, एल्यूमिनियम, लोहे, अयस्क, जस्ता। तो आप जैसे ही यहाँ देखोगे अलोहे धातु है, यानी इनके अंदर लोहे की मात्रा नहीं जाई जाएगी, और लोहे अयस्क का नाम आते ही हम सीधे चले जाएंगे कि इसके अंदर लोहे की मात्रा देखने को मिलती है। भाई ये यहाँ पे भी लोहे दे रखा है, यहाँ पर भी इस्पात का नाम दे रखा है, तो मतलब 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं। फिर बचा हमारे पास में ऑप्शन ए, निकेल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूं आपसे। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। जमशेदपुर, दुर्गा, भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावली। इनमें से ऐसे कौन से हैं जो कि किसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। तो मैं बात करूं आपकी कौन से थे वो, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई। ये क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिल्कुल हम थोड़ा सा आगे की ओर जल्दी चलते हैं। आगे आपका निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है। बताइए वो कौन सी है जिसको यूनेस्को ने क्या दी है, मान्यता दी है। इलाहाबाद तथा वाराणसी, ठीक है। आगे सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, मुंबई, थाने और अमृतसर, लुधियाना। हम बात करें पहली जो देखने को मिलती है, मुंबई से थाने के बीच हमें रेल सेवा देखने को मिलती है, ठीक है। तो किसके अंदर है, बिल्कुल सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर 73, और 73 क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है, यानी किस क्षेत्र में या मिट्टी दी गई है और किस जलवायु प्रदेश की ये विशेषताएं या किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। बात करूं पोर्टजॉल, चरनोज में और स्पॉटजॉल्स और लेटेराइड। बताइए लेटेराइट कौन से में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब हम पोर्टजॉल की बात करते हैं तो ये देखने को मिलती है आपके समशीतोष्ण में, माफ़ करना। आगे चरनोज की बात करते हैं तो समशीतोष्ण और शीत स्टेपी में देखने को मिलती है। जब हम स्पॉटजॉल्स की बात करते हैं तो यह आर्द्र शीतोष्ण में मिलती है, और लेटेराइट की बात करें तो उष्ण आर्द्र के अंदर देखने को मिलती है। यानी पहले में दो, आगे चलते हैं चरनोज में 1, और इसी के साथ हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं 74, और 74 क्या कह रहा है। 74 बहुत ही बेहद प्यारा क्वेश्चन है, सभी के सभी जवाब देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट। विभिन्न समाजों एवं उनके पवित्र की सूची दी गई है और उनसे हमें मिलान करना है। मैं बात करूं आपसे कि कौन सी जाति से कौन सा पेड़ संबंधित है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो बिश्नोई जाति है, बिश्नोई जाति किस पेड़ की पूजा करती है, तो वो करती है आपके खेजड़ी, ठीक है। किसकी करती है, खेजड़ी। और बौद्ध करते हैं पीपल की। अगर यहाँ तक आ रहा था आपको तो भी ठीक था। तो देखिए डी में 3 और डी में 3 सिर्फ एक ही जगह है, ठीक है। आगे बात करें हम मुंडा जाति, तो मुंडा जाति महुआ वृक्ष की पूजा करती है, और ओडिशा की जनजाति इमली की पूजा करती है। 1 में 2, बी 3 4। बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कुछ करेक्ट ऑप्शन तो बिल्कुल हमें समझ में आ ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें कुछ चोटियां दी गई हैं और ये कहाँ पर हैं उन्हें हमें बताना है, ठीक है।
जब हम अरावली का अध्ययन करते हैं तो अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसे उत्तरी अरावली कहते हैं, इसको मध्य अरावली के नाम से जाना जाता है, इसको दक्षिण अरावली। फिर दक्षिण अरावली के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, एक मेवाड़ अरावली और दूसरी आबू अरावली। ठीक, आगे बात करूं मैं, मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जरगा, और जरगा है आपके उदयपुर में, और आबू अरावली की है गुरु शिखर, और गुरु शिखर है आबू के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, यहाँ है आपकी मोरमजी या टोडगढ़, और यहाँ पर है आपकी रघुनाथगढ़ में, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए, जयगढ़ जयपुर के अंदर है, जरगा उदयपुर के अंदर है, शेर सिरोही में, शेर सिरोही में है, और रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। मिला लोगे 1 में 2, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बिल्कुल, देखिए क्या पेपर बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करूं 76, और 76 क्या कह रहा है वो हमें बताना है। राजस्थान में भ्रंत सीमा भ्रंश फैला है के सहारे, एज द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इन राजस्थान लाई अलोंग द, किसके सहारे है बताओ। बूंदी सवाई माधोपुर के सहारे, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियाँ। तो बिल्कुल ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए कहाँ, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करूं 77 की, और 77 क्या कह रहा है। 77 बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्या पूछा गया है, निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख है, 1 2 3 4 में दर्शाया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा किसका औसत तापमान है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑप्शन भी देख लेते हैं आप इनके, दिख रहा है इतना, ठीक, फिर यही है वही 100 के छोटे। चलिए बताइए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, गंगानगर, और गंगानगर की हम स्थिति देखें तो हमें यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबसे ऊंचा जाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि, और इसका औसत तापमान है 10 से लेकर के 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ए को हम किसके साथ में रख सकते हैं, 4 के साथ में रख सकते हैं। आगे आपका जयपुर, और जयपुर की हम बात करें तो यहाँ से जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो कि औसत तापमान की ओर जा रही है 15 से 20 डिग्री की ओर, और ये है आपका जयपुर यानी कि बी। आगे बात करूं कोटा की, और कोटा के लिए हमने रखा है सी को, और सी पर रखना है हमें किसको, तो यहाँ से जो लाइन जा रही है यानी औसत वार्षिक तापमान भी वही 15 से 20 डिग्री देखने को मिलता है कोटा के अंदर। अब बचा एक माउंट आबू, और ये डी पर, यानी ए डी पर। चलिए मिलाइए, तो मिलाते हुए हम चलते हैं महीने। ठीक है, निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए बिल्कुल। तो ए में 4, बी में 3, आगे सी में 2, और बचा हमारा कौन सा 1, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, और 78 भी देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैप को लेकर के। निम्नलिखित राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थिति 1 2 3 और 4 प्रदर्शित की गई है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें किसकी, बंदबरेटा, और बंदबरेटा हमें कहाँ देखने को मिलता है, भरतपुर के अंदर। कहाँ पर, भरतपुर में। ठीक है, बंदबरेटा। आगे बात करते हैं हम, इनमें से सीता माता अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है, प्रतापगढ़ में। बिल्कुल, प्रतापगढ़ के अंदर ये देखने को मिलता है। आगे बात करूं मैं नाहरगढ़, और नाहरगढ़ कहाँ देखने को मिलता है, नाहरगढ़ देखने को मिलता है जयपुर के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है, जयपुर के अंदर। आगे बात करूं मैं फुलवाड़ी की नाल, उदयपुर में। ये आपका उदयपुर में है। कौन सा, फुलवाड़ी की नाल। नाहरगढ़ आपका जयपुर में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है, बंदबरेटा भरतपुर में है। अब इनकी स्थिति के अनुसार जमाना है। जैसे हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, प्रतापगढ़। क्या देखने को मिलता है, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य।
ये उदयपुर, उदयपुर में कौन सा देखने को मिलता है? फुलवाड़ी की नाल, फुलवाड़ी की नाल, ये बंदबरेटा और ये आपका नाहरगढ़। जमा लीजिए, ऑप्शन ए पर नाहरगढ़ रखना है हमें, ऑप्शन ए पर नाहरगढ़ 2 जगह है। आगे ऑप्शन बी पर हमें बंदबरेटा रखना है और सी पर हमको फुलवाड़ी की नाल और डी पर कौन सा रखना है? बिल्कुल सीता माता अभ्यारण्य। आगे 79 और 79 भी देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए आंसर देने हैं। ठीक, कौन सा है? सीसा जस्ता के क्षेत्र दिए गए हैं और जिला दिए गए हैं, बताइए कौन सा कहाँ पर देखने को मिलता है? चौथ का बरबाड़ा कल भी बताया था, कहाँ देखने को मिलता है? बरबाड़ा पूछे तो जयपुर में है, लेकिन चौथ का बरबाड़ा सवाई माधोपुर में, रामपुरा और गुलाबपुरा पूछा कहाँ है? भीलवाड़ा में, राजपुर दरीबा राजसमंद में और देवारी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। 1 में 4, बी में 3, सी में आपके 2, सी में 2 और डी में 1। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 और 80 का क्या कह रहा है? देखिए परियोजनाएं और उनके जिले दिए गए हैं, बिल्कुल बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित हैं या कौन कौन सी जगह जिले के अंदर देखने को मिलते हैं, बताइए। आपसे बात करूं सबसे पहले जाकम प्रतापगढ़, मोरेल बांध सवाई माधोपुर, सोमकम लांबा डूंगरपुर और बांकली बांध जालौर। 1 में 3। आगे बी की बात करें 4, बी में 4, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ऑप्शन है कि इस अंतराल में, अच्छा ऊपर भी है क्या? बिल्कुल क्या कह रहा है? एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है तथा दोपहर 1:27 पर समाप्त होती है। एक कक्षा कितने बजे प्रारंभ हो रही है? 10 बजे, और 1:27 पर क्या हो रही है? समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 4। प्रत्येक पीरियड के पश्चात छात्रों को 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। 5 मिनट का क्या दिया जाता है? ब्रेक। तो प्रत्येक पीरियड का विनिश्चित समय कितना होगा? देखिए 10 से 27 के बीच हम बात करें, 11, 12, 1, 3 घंटे 27 मिनट। ठीक है, अब इसमें से कितने पीरियड है? 4। अब 4 में से क्या है? 5 मिनट का ब्रेक लगता है, यानी कि एक लास्ट वाले पीरियड में तो क्या ब्रेक काउंट नहीं होगा, यानी 3 ही ब्रेक काउंट करने हैं, और 3 ब्रेक काउंट और करते हैं तो कितनी हो जाएंगी? 15। तो इस 3:27 में से पहले 15 घटाओ। 3:27 में से जैसे ही हम 15 घटाते हैं तो 2 और 1, यानी कि 3 घंटे 12 मिनट बचते हैं। अब क्या पूछ रहा है? प्रत्येक पीरियड हो गया। अब प्रत्येक के लिए कितना समय दिया जाता है? तो 3 को हम करते हैं, 3 घंटे में कितनी मिनट होंगी? 60 दूनी 120, 180, 180 और 190, 192। कितनी मिनट होंगी? 192। 192 में अगर हम 4 का भाग दें तो कितने आएंगे? 4 चौके 16, बचे 3, आए 2, 8 चौके 32, यानी कि 48 मिनट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे आपके एक मंदिर में 26 सीढ़ियाँ हैं। एक मंदिर में 26 सीढ़ियाँ हैं टोटल, और ऊपर से राम ऊपर से नीचे 2 सीढ़ियाँ उतरता है, उतने ही समय में श्याम एक नीचे से सीढ़ी चढ़ता है। एक चढ़ता है और 2 उतर रहा है, तो एक ही समय पर अपनी गति पर आरंभ करें तो इसके ऊपर से नीचे की ओर कौन सी सीढ़ी मिलेगी? बिल्कुल आप ऊपर से काउंट करना, नीचे से काउंट करना। तो जैसे ये दो नीचे के लिए उतरेगा और ये 2 ऊपर, सॉरी 1 ऊपर के लिए चढ़ेगा, यानी एक बार में कितने पर चढ़ रहे हैं? 3 ही हो रही है ना, 2 उधर से और 1 इधर से 3, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 21 24 और 3 27। 27 भी पर मतलब 9 तिया, बिल्कुल 9 भी सीढ़ी पर। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हमसे कि ये जो आरपीएससी था इसने आपको इसमें बोनस दिया था, इसके आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट बात करूं 84 में कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम एक आकृति में है, खोजें उसे। ठीक है, तो इसका कैसा बन जाएगा? इसका ऐसा,
मतलब इसमें कैसा बनेगा, तो इसमें बिल्कुल ऐसा है, इसमें गोल बना है, तो इसमें कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बात करूं 85 में एक कीमत की 100 रुपये है प्रति लीटर है, एक तेल का 90 कर मिलावट में पिछड़ने के बाद में बेचता है 95 रुपये में बेचा जाता है, 20 रुपये का मुनाफा होता है, तो इस्तेमाल में दोनों तेलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या, आज थोड़ा सा सही प्रिंट नहीं है ये, पर फिर भी काम चलाने का प्रयत्न करना। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, कितने अनुपात में, बिल्कुल बिल्कुल ये कोई से भी अनुपात में नहीं आ रहा। आरपीएससी इज बोनस। देखिए कितने बोनस क्वेश्चन देते हैं वो। आपको याद करना है ए तथा बी सरल ब्याज की दरों का अनुमान 5:4 है। एक व्यक्ति अपनी कुल बचत इन दोनों बैंकों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि उसे दोनों बैंकों से समान अर्ध वार्षिक ब्याज मिले। उसके द्वारा अपनी बचत को बैंक ए तथा बी में जमा करवाने का अनुपात होगा। उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सरल है तो कितना हो जाएगा, 5:4 ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सरल ब्याज पर पूछ रहा है। आपका 87 है और 87 में आपको बताना है क्या कि निम्न लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, वर्ष 2004 से 2008 में कितने प्रतिशत निर्यात में वृद्धि देखने को मिले थे, बताइए कितने प्रतिशत मिली थी, तो बिल्कुल कितने मिली थी, 233.3%। आगे क्वेश्चन नंबर 88 और 88 में क्या पूछ रहा है, नीचे दी गए पाई चार्ट में किसी एक स्थान का कृषि उत्पादन दर्शाया गया है, चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए मैं तुम्हारी कमेंट वगैरह पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है ना, तो इसलिए आप तो चलने दिया करो कंटिन्यूटी। बताइए फटाफट कौन सा होगा इसमें, बिल्कुल इसमें भी आपका कोई सा नहीं होने वाला, क्योंकि ये भी क्या था, बोनस, ये वाला ऊपर वाला था बोनस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये बोनस था आपका। चलिए नेक्स्ट का बताइए। अच्छा, इसका नहीं देखा अपन ने, 88 का, हाँ वो हिंदी रूपांतरण ही तो आ रहा है अब नीचे। यानी नीचे दिए गए पाई चार्ट किसी स्थान का वार्षिक कृषि उत्पादन दर्शाता है, चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गेहूं का उत्पादन चावल से कितना % अधिक हुआ है, चावल कितना हो रहा था 40 और गेहूं 100, यानी कि कितना कम हो रहा है 60%, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, चावल कितना अधिक है, तो चावल 60% अधिक है, और 60% की हम बात करें तो 60% का मतलब आपका यहाँ पर कितना % अधिक हो जाएगा, 100 आप निकालना आराम से। आगे है, यदि 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था, आगे 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये देख लो आप पहले तो 1899 कौन सा, 1899, फिर 1901 का पूछ रहा, 99 के बाद में 2 1 यानी 3 और 5 8, 17 से इसमें कितने दिन है 5, और इधर से इधर में 3, 5 3 8, मतलब शनिवार ही होगा। कौन सा वार होगा, शनिवार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके कि एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है, अन्य यंत्र प्रत्येक 62 सेकंड के उपरांत अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। दोनों की ध्वनि साथ साथ में 10 बजे सुनाई गई, तो अगले कौन से शीघ्र समय पर साथ अपनी ध्वनि सुनाई देंगे। यानी एक तो कितना कर रहा है 60 सेकंड के पश्चात, और दूसरा 62 सेकंड के, यानी कितने सेकंड का अंतर है, 2 का, और 10 बजे सुनाई दी तो अगली वाली कब सुनाई देगी, बताइए फटाफट से। बिल्कुल कितनी पर सुनाई देगी, 10:31 पर, वो भी प्रातः है। आगे चलिए,
निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2013 में यूरोपीय संघ की सदस्यता ली थी? बताइए कौन सा था जिसने यूरोपीय की सदस्यता ली थी? तो वो कौन था? क्रोएशिया। आगे बात करूं 92 की। भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। किसने किया है? बिल्कुल मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट बात करें आपसे, महिला स्वतंत्रता के लिए फ्रांस का सीमो द बूबा पुरस्कार 2013 में किसने प्राप्त किया? हालांकि अपने काम का नहीं है पर फिर भी आगे निकलते हुए चले आई। और किसने किया था? मलाला यूसुफजई ने। माफ़ करना, उच्चारण में गलतियां हो जाती हैं। और एक कमेंट भी था कि मैंने जो क्या बोलते हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन पर बनाया था तो उसमें फ़िलिपिस्तीन कह दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हो जाती हैं स्वाभाविक गलतियाँ इंसान से, तो माफ़ कर देना। आगे चलिए, केदारनाथ के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो क्या था? ऑपरेशन सूर्य ऑफ। क्या था? ऑपरेशन सूर्य ऑफ। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय समूह को इंगित कीजिए जिसमें भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में संबंध नहीं है। देखिए G20, G4, ब्रिक्स, बेसिक इनके अंदर है, लेकिन जो संघाई सहयोग संगठन है ये चाइना का है, इसके अंदर पूर्ण सदस्य नहीं है। आगे बात करें हम, ये हालांकि पुराने हैं लेकिन फिर भी देखते हुए चलते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था। ठीक है, बताओ। हम बात करें समीर सुहाग पोलो से संबंधित थे। विकास की बात करें, विकास कृष्ण जो बॉक्सिंग से संबंधित थे। और अनूप कुमार कबड्डी से संबंधित थे। यशपाल सोलंकी जो आपके जूडो से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट 97। और 97 क्या कह रहा है? बिल्कुल, आजकल प्रोसेसिंग डिले हो गई, मतलब कमजोर हो गई इसकी। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? थाईलैंड, बेल्जियम, जापान और चीन। बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है आपके चीन की। ठीक है ना, राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है। 98 की बात करूं, जनजातियों के खिलाड़ियों को पारंगत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? आपके उदयपुर के अंदर। और 99 है हमारा जूलियन असांजे विकीलीक्स के संस्थापक हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। उसने लंदन में बोलीविया के दूतावास में राजनीतिक शरण ली है। विकीलीक्स के लिए खुफियागिरी करने के लिए ब्रैडले मैनिंग को 90 वर्ष कारावास के लिए सिद्ध दोष ठहराया। निम्न को सही को हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। और ये भी आरपीएससी की तरफ से क्या थी? फ्री एड यानी बोनस। 100 की तरफ चलते हैं हम। नवगठित राज्य नव प्रवर्तन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कौन थे? व्यास साहब, BS व्यास। नेक्स्ट की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 101। और क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? देखिए ये हालांकि पुराने हैं, इनसे हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई आगे होगा तो पढ़ेंगे। ये 2013 का है तो अपने काम का नहीं है। आगे बात करें, ये भी 2013 का है और नीचे भी 2013 का है। चलिए इसको देख लीजिए, अगर भविष्य में आता है तो क्वेश्चन नंबर 103 को। और क्या कह रहा है? 7 अक्टूबर 2013 को किसी श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के पहले मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी। बताना है आपको किसको दिलाई गई थी। बिल्कुल, किसको दिलाई गई थी आपके? ये दिलाई गई थी आपके CV विघ्नेश्वरन को, CV विघ्नेश्वरन को। आगे आपके क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए।
इनमें से कौन सा है जो त्रुटिपूर्ण कथन है? क्वेश्चन नंबर 104 पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। ये भी चलो इसको फिर भी याद रख लेना आप। तो 2013 में अगर पूछ ले कभी, 2013 में सितंबर 2013 में नैरोबी स्थित मॉल पर हमला करने वाला आतंकवादी संगठन कौन सा था? तो वो कौन सा था? अभी चर्चाओं में भी चल रहे हैं अभी संगठनों को लेकर के, कौन सा था? अल शबाब। और हमास की बात करें तो ये कहाँ का है? फिलिस्तीन का। कहाँ का है? फिलिस्तीन का। ठीक है ना। और इसी की वजह से इजराइल और इसके बीच में अभी संबंधों में क्या है? दरार पड़ी हुई है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? आपके जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर क्रमश कोटा जोधपुर में, जोधपुर कोटा में। तो हमारे यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? फतेह सिंह राठौर टाइगर मैन, और सुरेंद्र तेंदुलकर राजनीति शास्त्री, मणि कौल फिल्म निर्माता, RS शर्मा इतिहासकार, ये सभी के सभी थे, लेकिन सुरेश तेंदुलकर राजनीति शास्त्र नहीं थे। हाँ, अर्थशास्त्र में नाम मिलता है सुरेश तेंदुलकर का। ये है शरण कुमार, सुमिलित कीजिए, ये अपने काम का नहीं है। चलो ये था है काम का अपने। राजस्थान सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जातियों की सम्मिलित जनसंख्या थी, वो आपको बताना है कि वो कितनी थी। तो कितनी थी वो? 31.3%। 110 राष्ट्रीय खाद्यान्न 2013 के अंदर राजस्थान में प्रारंभ की खाद्यान्न में जनसंख्या सम्मिलित होगी। उस समय से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ याद रखना NFSC में कितनी व्यक्ति नामांकित हैं। आगे चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष, चलिए देख लेते हैं इनको थोड़ा सा और। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम राशि आवंटित की गई है? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, ऊर्जा, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग। बताइए तो किस में अधिक की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका जो ऊर्जा था उस पर अधिक की गई थी। और 2013 की बात करें, 23 के जो बजट की बात करें, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर अधिक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कै में विजेता प्रदुम्न, पेड़े, कल्ला। आगे बात करूं मैं, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, कथन एक तथा कथन उसका दूसरा कारण आर है। आप इन दोनों कथनों का परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, क्योंकि राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो बिल्कुल ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, क्योंकि गाँव में क्या है, अधिक मवेशी देखने को मिलते हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 114 की। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? 2013-14 के बजट में, चलिए ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115, और क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है राजफेड से संबंधित, ठीक है ना। और राजफेड के संबंध में कुछ कथन दिए जा रहे हैं, सही कथन का चयन करना है। बताइए कौन सा कथन सही है राजफेड के बारे में? कथन ए, राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन बी, राजफेड में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाने को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी, राजफेड राज्य में कृषि के सर्वोच्च विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल, राजफेड जो कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाता है, उर्वरक उपलब्ध करवाता है और कीटनाशक दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है, ये कथन तो सत्य है। आगे, राजफेड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाने को सुनिश्चित करता है, लेकिन ये नहीं करता कि सर्वोच्च विकास बैंक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, आपके निम्न में से किस योजना में राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा और राज्य सिविल सेवा परीक्षा करने के लिए प्रोत्साहन करती है? तो वो हमने इसकी पहले ही बात कर ली, अनुप्रति योजना। कौन सी की करते हैं?
अनुप्रति योजना की। क्वेश्चन नंबर 117, हाँ थोड़ा सा जल्दी चलें, समय अधिक ना हो जाए। कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? पोपरीन, खोई यानी बगासे, पॉपुलर और चावल का तृण। बताइए कौन सा किया जाता है? बिल्कुल कौन सा किया जाता है? तो पॉपुलर। कौन सा? पॉपुलर। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 118, लाइट एमिटेटिंग डायोड एलईडी। कौन सी? एलईडी। आगे लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप सीएफएल की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करती है। बिल्कुल एलईडी सीएफएल की तुलना में क्या है? अधिक लंबी प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। लाइट एमिटिंग यानी एलईडी लैंप्स कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। तो इसकी ये सही स्पष्टीकरण भी हो रहा है, क्योंकि ये इनकी तुलना में, देखिए मैं बात करूं किसकी? एलईडी। एलईडी सीएफएल की अपेक्षा अधिक दक्षतापूर्ण होती है, अधिक समय अवधि के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। आगे आपके क्वेश्चन नंबर 109, कुछ युक्तियां दी गई हैं और इनसे संबंधित रूपांतरण नीचे दिए गए हैं और हमें निम्न में से कौन से सुमेलित हैं वो चयन करने हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक विद्युत से, बिल्कुल। आपका इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत यांत्रिक से, डीजल इंजन प्रकाश विद्युत से, सोल सेलर्स रासायनिक संयंत्र से। तो कौन कौन से सुमेलित हैं? हमारे पास में दो ही। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये आंतरिक विद्युत से करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर है जो विद्युत से आंतरिक में परिवर्तन करता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 120, और क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण रहता है, मॉडेम प्रचालन तंत्र होता है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ये आपको फाइंड आउट करना है। बताइए तो फटाफट से। तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो जो मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ऑप्शन 4 करेक्ट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 121, सिलोरीन पेटीएम और कोर का प्रारूप है कंप्यूटर के रैम के, कंप्यूटर प्रोसेसर के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, या उपरोक्त सभी के? किसके हैं? तो क्या एक बार बता दिया, बस वही बताते चलना। किसके हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के। भारत सरकार ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया है भास्कर फर्स्ट के प्रक्षेपण से, एप्पल के प्रक्षेपण से, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से और अग्नि के प्रक्षेपण से। बताइए किसके प्रक्षेपण से किया है ये? तो बिल्कुल आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ में भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान है। चलिए, भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया है सैन्य संचार हेतु चंद्रमा की विशेष जानकारी के लिए, मौसम पूर्वानुमान हेतु या मार्स मिशन के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? किसके लिए बनाया गया है? सैन्य संचार के लिए। GSAT-7 किसके लिए बनाया गया है? सैन्य संचार के लिए। आगे है भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल। देखिए जब भी कैसी कोई मिसाइल हो तो इसके लिए याद रखा करो। वो कौन सी थी? त्रिशूल। अभी कौन सी है? अस्त्रा। क्वेश्चन नंबर 125, ये कोई काम का नहीं है क्या, फिर भी बताते हुए चलें। बिल्कुल, हाल ही में अगस्त 2013 में कौन सी पनडुब्बी में आग लग गई थी? तो अगस्त 2013 में सिंधु रक्षक के अंदर आग लगी थी। आगे बात करूं, 9 नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग होता है बल, दाब, घर्षण, तापमान। बताइए कौन सा होता है? तो बिल्कुल घर्षण। नैनो द्रव्यों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। आगे चलिए 127, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नैनोकर्ण द्वारा 120 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, नैनोकर्ण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, नैनोकर्ण सिलिका के केवल एक नैनोकण का बना होता है, और नैनोकर्ण रजत यानी चांदी के केवल एक नैनोकण का बना होता है। बताइए किसका है? तो बिल्कुल नैनोकर्ण 60 डेसिबल तक की कम ध्वनि सुनाई देती है। नैनोकर्ण द्वारा 60 डेसिबल से कम तक की ध्वनि सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 128, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधितों को रक्तदान हेतु कहा जाता है।
जिनके रक्त समूह का इस प्रकार पाए जाते हैं, भाई का ए बी, पुत्री का ओ और पत्नी का ओ और पुत्र का ए। उपरोक्त में से कौन से घायल व्यक्ति के रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं? बताइए कौन कौन से हैं जो रक्तदान कर सकते हैं? बिल्कुल कौन से कर सकते हैं? तो आपके देखिए ओ भी रक्तदाता समूह है, ए भी रक्तदाता समूह है, सॉरी ए भी नहीं कर सकता, ए भी कर सकता है, ठीक है। आगे बात करूं कौन सा कर सकता है आपका? पुत्री का ओ, पत्नी का ओ और पुत्र का ए, बिल्कुल ये कर सकते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। और देखिए बेहद ही प्यारा क्वेश्चन साइंस से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है, इनमें से सत्य कथन कौन से हैं? मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल। भोजन सामान्यतः भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिका किसी भी प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में से न्यूनतः रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से कथन इनके बारे में सत्य हैं वो बताने हैं। तो मैं बात करूं, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आगे, मानव शरीर कोशिका किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। आगे, सॉरी ये कैसे आ गया? सामान्यतः भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। समान कोशिकाएं अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, जबकि ये कर सकती हैं, ये गलत। आवश्यक अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 में तो 3 है, सॉरी 1 2 4 का जे आपको 2 करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करूं आपसे 130 पर। 130 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। आपको ये बताना है कि इनके संबंध में कौन से सही है, कौन से सही है। तो बिल्कुल क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य रूप था ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन ए और 2 करेक्ट। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के गैसों में 5 गुना नहीं करती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। और 131 बिल्कुल इनकी बात हमने पहले ही कर ली कि कुछ ईंधन और उनके प्रमुख घटन हैं। यानी कि जब हमने बात की थी एलपीजी की, तो एलपीजी से क्या बढ़ेगा आपका? ब्यूटेन और प्रोपेन। और सीएनजी में मीथेन ईथेन पाए जाते हैं। चलिए बताइए, इनमें से मिलान करते हुए आपको आंसर देना है कि कौन सा सही है। तो सीएनजी के प्रमुख घटक क्या होते हैं? मीथेन और ईथेन। एलपीजी के ब्यूटेन और प्रोपेन। अब बचे हमारे पास में कौन से, पहले मिला लीजिए आप। ए में 3 2 जगह है, आगे बी में 2 जगह है। आगे चलिए आगे देखिए आप, सी में कॉल गैस में आपको हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलती है। और गैस के अंदर वाटर जल गैस में हमें देखने को मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि 3 इज करेक्ट। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 132। भारत की जैव विविधता के प्रखर स्थल हॉटस्पॉट हैं, तो इसके बारे में हमने कल ही बात कर ली थी कि कौन कौन से हैं जो हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हैं आपके? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 133। और 133 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है ये हमको बताना है। बताइए। तो कथन और कारण दिए गए हैं। डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, पितृत्व स्थापन एवं बलात्कार वादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। आगे आपका, क्योंकि डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त एवं वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए कौन सा सही है? तो कथन ए व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण आर ए का सही स्पष्टीकरण होता है, क्योंकि जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंट है वो किसके लिए? पितृ स्थापन तथा बलात्कार वादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं, इससे आपके डीएनए की पहचान की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 134, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आरपीएससी की तरफ से आपको फ्री एड थी। क्वेश्चन नंबर 135, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत ली गई झकराना, सिरोही तथा मारवाड़ी नस्लें संबंधित हैं किससे हैं? गायों से हैं, बकरियों से हैं, ऊँटों से हैं या भेड़ों से हैं। तो किसकी थी ये आपकी? झकराना, सिरोही और मारवाड़ी कौन थी? बकरियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 और 136 क्या कह रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आमेर जयपुर में, बीचवाल बीकानेर में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, मांगरोल बारा में, दुर्गापुरा जयपुर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, तबीची अजमेर और शेवर भरतपुर के अंदर। बताइए कहाँ पर किए गए हैं? तो बिल्कुल जो आपका तबीजी का राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र है और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर के अंदर है। दुर्गापुरा जयपुर में रारी को देखने को मिलता है। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में स्थित है। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है और केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र चुरू के अंदर स्थित है। इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इनमें से सिर्फ एक ही सत्य है कि जो राष्ट्रीय ऊष्ण अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 138, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है। माही डैम व जवाहर सागर डैम पर, रावतवाड़ा राणा प्रताप सागर डैम पर, छबड़ा व सूरतगढ़, छबड़ा व रावतगढ़ के अंदर। तो कहाँ पर है? छबड़ा और सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 139 की। ये तो अपने काम का है नहीं, ये देख लेते हैं हम, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन और नी कैप और शोल्डर ब्लेड। नीचे दी गई सूची कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। नाम और अस्थियों के नाम दिए गए हैं, बताइए। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बिल्कुल। तो क्या करते हैं? ब्रेस्ट बोन किसे कहा जाता है? तो ब्रेस्ट बोन आपका कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है आपके स्टर्नम को, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? स्टर्नम को। इसके बाद करूँ, कॉलर बोन कहा जाता है आपके क्लेविकल को। किसको कहा जाता है? क्लेविकल को। आगे बात करूँ मैं, नीप कैम किसे कहा जाता है? स्कैपुला को। और शोल्डर ब्लेड किसे कहा जाता है? पटेला को। यानी ए में 4 दो जगह देखने को मिल रहा है, बी में 1, सी में 3 और डी में 2, ठीक है। कौन सा है? सी में 2 और डी में 3। 1 मिनट वापस से चेक करना। क्या पूछ रहा है हमसे कि अस्थियां दी गई हैं और उनके नाम दिए गए हैं। ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं? तो हम स्टर्नम को। किसे कहते हैं? स्टर्नम को, ठीक है ना। और बात करूं मैं कॉलर बोन, तो कॉलर बोन किसे कहा जाता है? आपके क्लेविकल को, ठीक है ना। किसे कहा जाता है? क्लेविकल को। और नी कैप किसे कहते हैं? तो नी कैप कहते हैं आपके पटेला को। और शोल्डर ब्लेड कहते हैं इसके पुला को। किसको कहते हैं? इसके पुला को। यानी पहले में 4, दूसरे में 1, थर्ड में 2 और 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन 3 इज करेक्टेड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 141 और 141 क्या कह रहा है आपको फाउंड आउट करना है। निम्न प्रश्नों में एक बयान के बाद 2 मान्यताएं दी गई हैं। बयान और मान्यताओं पर विचार करके फैसला करना है कि कौन सी मान्यता बयान पर निर्भर करती है। बयान 1 है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। मान्यता पढ़ना। प्रथम तो यह है कि भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है। सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। इसके लिए कौन कौन सी मान्यताएं हो सकती हैं, बताइए फटाफट। कौन कौन सी हो सकती हैं? 18 वर्ष के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके लिए प्रथम तो भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। क्या ही करें बेचारे।
तो उसके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत तो है, लेकिन सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है, ऐसा नहीं है। वैसे ही राजकोषीय घाटे में चलते हैं तो कहाँ से ही होगा, खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही सरकार से। तो आगे आपके नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक कथन तथा उसके नीचे 2 तर्क हैं, 1 और 2 दिए गए हैं, उत्तर दीजिए। क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानतावश अपराध कर देते हैं के साथ वैशिष व्यवहार किया जाना चाहिए? तर्क, क्योंकि हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। नहीं, ये हमारी नैतिकता है कि कानून सभी के लिए समान है। देखिए, बताइए, अब अपने अपने प्रस्ताव रखिए। तो देखिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति जानबूझकर अपराध नहीं करते, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि हमेशा भी जानबूझकर नहीं करते, कभी जानबूझकर भी कर दें, तो ये तो न्याय संगत बात नहीं होती है। तो दूसरे को पढ़ते हैं, नहीं, ये हमारी नीतिज्ञता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप पीएम हो, सीएम हो या आप आम नागरिक हो, कानून क्या है, सभी के लिए समान है। तो केवल तर्क 2 प्रबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143 और ये भी कथन और कार्यवाही से लिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। कथन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को एक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त होती है जो उसका कर्तव्य है। कार्यवाही क्या हो सकती है? सीबीआई अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए तथा उसके बाद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। सीबीआई को इस विषय में निश्चित होने के लिए कुछ शिकायतों का और इंतजार करना चाहिए। जब तक तो क्या होगा, उसके गाली बंगले बन जाएंगे, तो क्या ही फायदा फिर बाद में पकड़ने का। आगे है, निम्नलिखित त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो हमें बतानी है। बताओ, निम्नलिखित में कितने त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 23 और 4 28। कितनी है? 28। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है? बिल्कुल, अधिक समय हो गया, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, सिर्फ आंसर देखते हुए चलना। एक लड़के को एक आदेश पर एक टोकरी में एक आम डालना है, वो है 2 के आदेश पर एक नारंगी, यानी 1 के आदेश पर तो क्या डालना है? आम। 2 के आदेश पर क्या डालनी है? एक नारंगी। एक सेब जब 3 का आदेश दिया जाए, 4 पर टोकरी से एक आम और एक संतरे को बाहर निकालने के लिए कहा जाता है। आदेशों का क्रम सुनिए आप, 1 2 3 3 1 2 4 2 3 1 2 4 2 2 3 3 1 4 1 1 3 2 4 2 3 4। तो ऊपर लिखित क्रम को कुल कितने संतरे टोकरी में गए? अब पूरी रात बैठ के पहले क्या करना है? संतरे की टोकरियां के कितने गए थे, और सोना नहीं है किसी को भी, सबका जवाब दे के उसके बाद में सोना। मैंने दे दिया मतलब मैं सो सकता हूँ। आगे 146, 200 अंकों की संख्या दी गई आपके अंदर और अंतिम 2 अंक हैं। अब अंतिम के 2 अंक आपको बताने हैं कि वो कौन से हैं। बिल्कुल, तो अंतिम के 2 अंक कौन से होंगे? अंतिम के 2 अंक 1 2 3 0 0 1 2 3 0 0 फिर 0 0 फिर 0 0, तो अंतिम के भी कौन से होंगे? 0 0। चलिए 147, 3 विभाज्य संख्याओं के अलावा 1 से 99 की गणना में 5 का अंक कितनी बार आएगा? फटाफट बताइए, 5 का अंक कितनी बार आएगा? और इसके लिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए सिर्फ 14 बार आएगा। आगे हमारे 3 क्वेश्चन और। बिल्कुल, आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी और डिफ़िकल्ट भी रही है। चलिए बताइए, 6 सड़कें जिनको अक्सर एक्स वाई जेड तथा अंक 1 2 3 द्वारा दर्शाया जाता है, एक देश तक जाती हैं। जब तूफान आता है तो वाई बंद हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो एक्स और 1 तथा 2 प्रभावित होती हैं। जब 1 बंद होती है तो जेड भी बंद हो जाती है। यदि किसी समय बाढ़ आई है और तूफान भी चल रहा हो तो कौन सी सड़क प्रयोग की जा सकती है? बताइए फटाफट। ऐसी सड़कें कहाँ मिलती, कहाँ पहले तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, कितना अच्छा क्वेश्चन का लेवल है।
तो क्या कहा है उसने, 1-2 प्रभावित होती हैं, एक बंद होती है और जेड भी बंद हो जाती है। लेकिन यदि किसी समय बाढ़ आई हुई है तो कौन से तूफान चल रहा है, तो कौन सी सड़कें प्रयोग में लाई जा सकती हैं, केवल 3 को ला सकते हैं क्योंकि 2 तो पहले से ही प्रभावित हैं। आगे 149, किसी सांकेतिक भाषा में पो की टॉप माँ का अर्थ है उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, कॉफ जा की माँ का अर्थ है आशा इज प्लेइंग टेनिस, की टॉप सो हो का अर्थ है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और पो सुर कॉप का अर्थ है कार्ड्स एंड टेनिस। इस भाषा में किस शब्द का अर्थ है आशा। बिल्कुल भाई, पुरानी पद्धतियाँ लगानी है। इनमें से आपको शब्द छांटने हैं जिनका सेम सिमिलरिटी मीनिंग निकलता है, जैसे पॉप की टॉप माँ उषा हिज प्लेइंग कार्ड। अब इसमें देखिए आप, कॉप जय की माँ का अर्थ है आशा, यानी इनमें से सिमिलरिटी वर्ड कौन सा दिख रहा है इनमें हमको, तो इसमें माँ, तो माँ का अर्थ यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, उषा, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी वर्ड का अर्थ अगर एक ही आता है तो सेकंड सेंटेंस में भी क्या होगा, वो सिमिलरिटी दर्शाएगा। तो उसी प्रकार से बताओ 149 में क्या हो जाएगा, आशा, किस शब्द का अर्थ आशा है, बताइए फटाफट, किसका हो जाएगा, कॉप का, टॉप का, माँ का या जा का, बिल्कुल किसका हो जाएगा, जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर होंगे जिन्हें दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनको देखने पर क्या है, हमेशा समान दिखाई देते हैं, और वो कितने हो जाएंगे हमारे, 11। तो ये तो थी आज की हमारे RAS 2013 को लेकर के क्लास। इसके बाद में RAS 2013 की 2 क्लासें और आएंगी, जिसके अंदर एक और RAS 2013 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई कक्षा के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।